Hello, hi. So we are doing unit 13 of MCO 15 and the name of the unit is Engineering Goods. So in this course MCO 15 we are learning about different goods to understand India's position of exporting importing different goods and what are the government measures and everything, the strength, weakness. So in this unit we will be focusing on engineering goods. Let's begin. The first topic is major segments of engineering industry. हम समझेंगे कि क्या अलग अलग इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेजर सेगमेंट्स क्या हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल्स में आ जाते हैं व्हीकल्स, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे जो डिज़ाइन होती है, असेंबलिंग होती है फिनिश्ड व्हीकल्स की, जैसे कार्स, ट्रक्स, बसेस। तो पहले इंडस्ट्री की बात आ जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अंडर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। देन ऑटो कंपोनेंट्स। अब क्या होता है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट बनाते हैं व्हीकल्स का, जैसे इंजन्स, ब्रेक्स, लाइट। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं और देन वो सप्लाई करे जाते हैं टू व्हीकल मेकर। सो द सेकेंड सेगमेंट इज़ ऑटो कंपोनेंट्स। देन एग्रीकल्चर मशीनरी। अब एग्रीकल्चर में भी अलग अलग मशीन्स चल गई हैं आजकल ताकि प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाए। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम्स फार्मर्स की मदद करने के लिए, तो ये मशीनरी भी आ जाती हैं अंडर इंजीनियरिंग सेगमेंट। देन अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी। ये सेक्टर क्रिएट करती है हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट जैसे बुलडोज़र, क्रेन्स, जिनकी ज़रूरत पड़ती है। देन डीजल इंडस्ट्री। ये फील्ड स्पेशलाइज करती है डेवलप करने में हाई पावर्ड इंटरनल कंबंशन इंजन्स, जिनके अंदर डीजल फ्यूल को यूज़ किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए रिलायबल एनर्जी। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ये सेगमेंट जो है वो डिज़ाइन करता है, प्रोड्यूस करता है इक्विपमेंट जो यूज़ करे जाते हैं जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सके, डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके और यूज़ करी जा सके। देन लास्ट सेगमेंट दैट वी आर लर्निंग इज़ ट्रांसमिशन लाइन टावर्स। अब इसमें फोकस किया जाता है टॉल स्टील स्ट्रक्चर्स बनाने में जो कि सपोर्ट कर सके हाई वोल्टेज पावर लाइंस, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर सके। सो इट फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग द टॉल स्टील स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट हाई वोल्टेज पावर अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अभी तक हमें क्या क्या सेगमेंट्स देखे हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, auto components, agricultural machinery, earth moving and construction machinery, diesel industry, electrical industry, and lastly transmission line towers. Now let us understand that for a country like India के लिए what are the various challenges or problems of एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। जब इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो एज अ कंट्री व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वी फेस। इंडिया एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, और ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने ऑर्डर्स को, अपने काम को compete करना और ग्लोबली कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना। नाउ सबसे पहला चैलेंज या प्रॉब्लम है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे इंडियन मशीन्स जो हैं वो ओल्डर डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं जिससे कि वो लेस एफिशिएंट हैं और लेस अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जो मॉडर्न बायर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स न्यूअर मॉडल्स। ऑब्वियसली वाई वुड एनीवन प्रेफर ओल्ड वैरायटी, ओल्ड डिज़ाइन। तो हमारे सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की। देन ग्लोबल कंपटीशन। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर फेस करना पड़ता है कंट्रीज़ जैसे ताइवान और साउथ कोरिया से, जो कि ऑफ़र करते हैं हाई टेक प्रोडक्ट्स और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है उनकी। तो हमें उनके साथ कॉम्पीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एज अ कंट्री। लैक ऑफ फाइनेंस। अब एक्सपोर्टर्स स्ट्रगल करते हैं कि उन्हें लोन, क्रेडिट अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाए, इंटरेस्ट पे मिल जाए। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ फाइनेंस। देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। रोड नेटवर्क, कंजेस्टेड पोर्ट्स, अनरिलायबल पावर सप्लाई, इन सारी चीज़ों से बहुत डिफ़िकल्ट और स्लो हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने गुड्स फैक्ट्री से ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना।
देन नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ मतलब होता है नॉन टैक्स बैरियर्स। अब एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, किस वजह से? कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस की वजह से, रूल्स की वजह से, स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशंस की वजह से। अब जो ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर दिया जाता, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करा जाता है। तो उस क्वालिटी पे पहुंचना, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना, रेगुलेशंस का ध्यान रखना जो भी इम्पोज करे गए हैं इम्पोर्टिंग कंट्री ने, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस है एक्सपोर्ट का वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। देन जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, आपस में रीजन्स में क्या होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक शिफ्ट इन द गल्फ रीजन क्रिएट अनसर्टेनिटी, जिससे क्या होता है, ऑर्डर कैंसिल होते हैं, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इंजीनियरिंग के लिए, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब रीजन्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक शिफ्ट होते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अगर एक्सपेंसिव पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हाई होते हैं, तो उससे जो इंडियन गुड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। जब आपको गुड्स ही एक्सपेंसिव मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हाई रेट पे मिलेगी, तो जब आप गुड्स बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट तो ज़्यादा आएगा ही। तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। देन लैक ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, मतलब एक्सपोर्ट कल्चर का सिस्टम ही नहीं है हमारी कंट्री में। लोग रेजिस्ट करते हैं, बिजनेसेस रेजिस्ट करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं कि हम तो डोमेस्टिक मार्केट हमारे लिए ज़्यादा इजी है ओवर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सेलिंग अब्रॉड, कि अब्रॉड सेल करने में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत स्टैंडर्ड्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, तो इट इज़ ईजियर टू सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट ओनली। तो लैक है, मतलब कमी है एक्सपोर्ट कल्चर की इन आर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ जाती है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर्स, बहुत सारे इंडियन इंजीनियरिंग फर्म्स जो हैं वो स्मॉल स्केल पे हैं, उनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मैसिव क्वांटिटी, जिससे कि उन्हें जो कॉस्ट ऑफ सेविंग मिलती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे वो नहीं मिल पाती। सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस दैट एन इंडस्ट्री फेसेस, जो इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री फेस करती है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कंपटीशन, लैक ऑफ फाइनेंस, inadequate infrastructure, non-tariff barriers, geopolitical instability, high cost of production, lack of export culture, foreign exchange crisis, and lastly small scale manufacturing। अब हम समझते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे कि एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकता है, बढ़ सकता है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को मिलकर एक यूनिफाइड मास्टर प्लान बनाना चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हों, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शिपिंग, ताकि सब मिलके काम करें उसी एक गोल के लिए, एक्सपोर्ट गोल के लिए। गवर्नमेंट भी चाहती है एक्सपोर्ट्स बढ़े, बिजनेस भी चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े ताकि वो अर्न कर सके मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दोनों को, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को मिल के मास्टर प्लान बनाना चाहिए, सारे फंक्शंस को, सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शिपिंग तक, ताकि जो कॉमन गोल है एक्सपोर्ट गोल्स का उसे पूरा किया जा सके। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फैक्ट्रीज़ को रिप्लेस कर देना चाहिए ओल्ड मशीनरी को मॉडर्न ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जा सकें जो इंटरनेशनल क्वालिटी और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। सिलेक्टिव अप्रोच, तो सारी चीज़ें बेचने की जगह इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि उन रिसोर्सेज पे फोकस करें, ऐसे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने में फोकस करें जो हाई क्वालिटी की हैं, जिनकी ग्लोबल मार्केट में हाईएस्ट डिमांड है, ताकि हम उसमें स्पेशलाइज कर सकें, अपनी एक पहचान बना सकें। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेल everything, India should focus on its resources on producing a few high quality products that have the highest demand in the global market. Then expanding warehousing, जहाँ पे स्टोर किया जाता है सामान, तो ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी बिल्ड करके कौन सी जगह पे, पोर्ट्स के पास, बॉर्डर्स के पास, ये इंश्योर करने के लिए कि गुड्स जो हैं वो सेफ़ हैं, उन्हें क्विकली शिप किया जा सकता है जब भी ऑर्डर आए, तो वेयर हाउसिंग एक्सपैंड करना और ये ध्यान रखना कि लोकेशन जो हो वो पोर्ट्स और बॉर्डर्स के पास हो।
देन बेटर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट को लो इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड करने चाहिए लोन्स टू द बिजनेसेस, इंकरेज करना चाहिए टीम वर्क जिससे कि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़े काम की। गवर्नमेंट मार्केटिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है ऑर्गेनाइज करने में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और प्रोवाइड कर सकती है डिजिटल प्लेटफॉर्म ताकि इंडियन सेलर्स जो हैं वो फॉरेन बायर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। जो आउटसाइड वर्ल्ड में हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री जो लोग हैं उन्हें पता चल सके अबाउट आर वर्क, अबाउट आर प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। देन जॉइंट वेंचर, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में आके इंडियन फर्म्स गेन कर सकती हैं ईजियर एक्सेस टू हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। जब इंडियन कंपनीज, इंडियन फर्म्स एक साथ मिल जाएंगी, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ मिल जाएंगी, तो उन्हें भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ को मिलती हैं, जैसे हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, वो ज़्यादा एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक सीख पाएंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अपनाई जा सकती हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सिलेक्टिव अप्रोच, देन एक्सपैंडिंग वेयर हाउसिंग, better financial facilities, encouraging teamwork, government marketing support, joint venture. Lastly, like look at the strength of engineering goods, upgraded technology. If we adopt upgraded technology, then we can do a lot better than other इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल। बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। स्किल्ड लेबर, एज वी नो हमारी कंट्री में लेबर की कोई कमी नहीं है, सो वी कैन प्रोवाइड देम स्किल्स, we can teach them, train them, and then we can see the improvement in our products. Government support, raw material cost, all these are strength. So this is all about this unit, engineering goods, where we learned about different segments and what all can we do to boost the export, and lastly the strength. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.